नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो ME 208 यानी थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर जो सेकंड यूनिट के अंदर थर्ड यूनिट के अंदर जो कंसेप्ट है अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं हम। तो देखिए, in any thermodynamic cycle, the available energy is defined as the part of heat input which is being converted into the work। यानी किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल है हमारे पास, उसके अंदर अवेलेबल एनर्जी भी टर्म डिफाइन होगी और अनअवेलेबल एनर्जी भी टर्म डिफाइन होगी। अवेलेबल एनर्जी का मतलब होता है किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल में जो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, जो हीट हम इनपुट करते हैं, क्यू जो हम इनपुट करते हैं, हीट देते हैं, उसका जो पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम अवेलेबल एनर्जी कहेंगे, और जो पार्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा है यानी वेस्ट जा रहा है उसे हम अनअवेलेबल एनर्जी कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन वापस देखते हैं। इन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल अवेलेबल एनर्जी इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ हीट इनपुट विच इज कन्वर्टिंग इनटू द वर्क। यानी हीट इनपुट का जो पार्ट है वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम अवेलेबल एनर्जी कहेंगे। While unavailable energy is the part of heat input which is not converting into useful work। अनअवेलेबल एनर्जी ऐसा पार्ट है जो कि हीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब ये नॉर्मल एक कार्नोट साइकिल का डायग्राम है या साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ABCD एक कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हम TS डायग्राम पर हमने ड्रॉ किया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं TS डायग्राम पर अगर किसी लाइन या ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो हीट इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम BC इस पूरी साइकिल का जो BC प्रोसेस है उसके नीचे का ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया, ये पूरा वो हीट इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हीट इनपुट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व BC। और अगर हीट रिजेक्टेड की बात करें तो AD के नीचे का जो एरिया होगा वो हीट रिजेक्टेड होगा। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इन थर्मोडायनेमिक साइकिल हम ये देखते हैं Q1 जो है हीट एडिशन है और Q1 एरिया अंडर द कर्व BC है। हीट रिजेक्शन जो होगा Q2 वो एरिया अंडर द कर्व AD है। तो अवेलेबल एनर्जी जो होगी यानी जो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है वो Q1 माइनस Q2 यानी ये वाला जो पूरा एरिया है इसको हम अवेलेबल एनर्जी कहेंगे और ये वाला जो एरिया है इसको हम अनअवेलेबल एनर्जी कहेंगे। तो अनअवेलेबल एनर्जी जो होगी Q2 होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी हीट एडिशन के जो भी साइकिल है अगर सेम हीट इनपुट रखें और उसका टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा करें, यानी अगर T1 से हम थोड़ा डिक्रीमेंट में आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा या ऊपर जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसको देखते हैं। इफ़ वी रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन फ्रॉम T1 टू T2, T1 से लेकर के हम T2 यानी थोड़ा हम नीचे आते हैं इस डायग्राम में, देखिए T1 से लेकर के T2, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि हीट इनपुट हमारी सेम रहेगी। इन अबव मेंशन डायग्राम देयर आर टू थर्मोडायनेमिक साइकिल हैविंग सेम अमाउंट ऑफ हीट इनपुट। अगर सेम ये दो साइकिल है हमारे पास ABCD, दूसरी साइकिल है हमारे पास AB', C' और D', लेकिन दोनों में जो सिमिलरिटी है वो ये है कि हीट इनपुट जो है सेम है। यानी BC के नीचे का टोटल एरिया, BC प्रोसेस के नीचे का टोटल एरिया और B', C' प्रोसेस के नीचे का टोटल एरिया जो है हमारा सेम है। B', C' प्रोसेस के नीचे का एरिया और BC के नीचे का टोटल एरिया सेम है। अब यहाँ देखिए ये लाइन नीचे गई, B', C' नीचे अगर जाती है तो सेम एरिया रखने के लिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के हीट इनपुट यानी एरिया की वैल्यू सेम आएगी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जब इस तरीके से हमने किया और हीट रिजेक्शन का टेम्परेचर सेम है, हमने हीट एडिशन का टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया लेकिन हीट रिजेक्शन का टेम्परेचर अगर सेम है
हम देख सकते हैं कि नीचे वाला जो एरिया है, जो प्रोसेस हीट रिजेक्शन वाला एरिया है, सेकंड प्रोसेस में बढ़ जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले प्रोसेस में, पहले साइकिल में ए बी सी डी में अनअवेलेबल एनर्जी सिर्फ इतनी थी, लेकिन लेकिन साइकिल ए बी डैश सी डैश डी डैश में अनअवेलेबल एनर्जी ये पूरी हो जाती। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अनअवेलेबल एनर्जी इस सेकंड साइकिल में बढ़ रही है। अब क्योंकि हीट इनपुट सेम है तो अवेलेबल सेकंड साइकिल में अवेलेबल एनर्जी घट जाएगी। उसी को स्टेटमेंट में हमने इस तरीके से लिखा है, फॉर साइकिल ए बी सी डी अवेलेबल एनर्जी अनअवेलेबल एनर्जी विल बी एरिया अंडर द कर्व एडी। अनअवेलेबल एनर्जी एडी के बीच का एरिया। And for cycle A, B dash, C dash, D dash, unavailable energy will be equal to area under the curve AD dash. अब यहाँ से हम देख सकते हैं, as we can see from the graph, for same heat input Q1 both cycle, unavailable energy for cycle 2 is less than unavailable energy for cycle 1. अब क्योंकि heat input same है, unavailable energy for 2 is less than unavailable energy for 1. तो ऑटोमेटिकली अवेलेबल एनर्जी फॉर 1 विल बी ग्रेटर देन अवेलेबल एनर्जी 2। यानी अगर हीट एडिशन का टेम्परेचर हम नीचे घटाएंगे तो अनअवेलेबल एनर्जी यानी वेस्ट जाने वाली हीट बढ़ेगी और काम वाला जो हीट का जो पार्ट है, यूजफुल जो वर्क में कन्वर्ट होना, वो कम हो जाएगा। इसीलिए किसी भी साइकिल में हीट एडिशन हायर जितना ज्यादा हो टेम्परेचर पे हमें होना चाहिए। अगर इस T2 को हम इंक्रीज कर देंगे तो हमारी जो है अवेलेबल एनर्जी बढ़ेगी और अनअवेलेबल एनर्जी रिड्यूस होगी, वहां हमें फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने साइकिल के लिए अवेलेबिलिटी या अवेलेबल एनर्जी की बात करी। अब हम बात करते हैं किसी प्रोसेस के लिए, किसी सिंगल प्रोसेस के लिए अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी का मतलब किसी सिंगल प्रोसेस के लिए जो होगा वो इस तरीके से होगा कि उस प्रोसेस में से कितना मैक्सिमम वर्क हम मिल सकता है। अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तब कितना मिल सकता है, और अगर वो रियल प्रोसेस है तब कितना मिल सकता है वो। तो अवेलेबिलिटी की जो डेफिनेशन हम देखते हैं, इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस। यानी किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए जो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि मैक्सिमम कितना हम उसमें से वर्क खींच सकते हैं। फिर देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क एंड मैक्सिमम यूजफुल वर्क फॉर क्लोज्ड साइकिल। रिवर्सिबल वर्क का मतलब अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल है, आइडियल है, तब कितना मैक्सिमम वर्क आएगा, और वो रियल है तब कितना आएगा। तो हम देखते हैं कि कोई भी हम एक प्रोसेस ले लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि एक सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। फॉर एनी प्रोसेस सिस्टम इंटरेक्ट विद सराउंडिंग बाय हीट इंटरेक्शन। हीट इंटरेक्शन करता है और सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ कोई ना कोई प्रोसेस करता है। हीट रिलीज बाय द सिस्टम विल बी हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम। अगर हीट सिस्टम दे रहा है तो सराउंडिंग लेगा, या अगर उल्टा कह सकें हीट अगर सिस्टम हीट लेगा इसका मतलब सराउंडिंग से मिल रही है, सराउंडिंग उसको देगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर यहाँ पर हम लिखें तो डेल्टा Q इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो डेल्टा Q इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होगा। ये वर्क हो गया, ये इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन चेंज हो गया, और ये हीट इंटरेक्शन। हमें जो चाहिए वो वर्क के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डी यू। अब डेल्टा Q जो होगा, जिस सिस्टम जिस टेम्परेचर पर हीट रिलीज कर रहा है वो मान लीजिए कैपिटल T है, तो हम देख सकते हैं कि उसकी एंट्रोपी में चेंज को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हीट इंटरेक्शन का एक्सप्रेशन बनता है। तो डेल्टा Q को हम लिख सकते हैं T डेल्टा S लेकिन सिस्टम के लिए, और DU को हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिस्टम हीट दे रहा है वही सराउंडिंग हीट ले रहा है, तो अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 होगा और सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज डेल्टा S सराउंडिंग। अब ये अगर पॉजिटिव है तो ये सिस्टम सराउंडिंग द्वारा लिया गया नेगेटिव होगा, तो हम सराउंडिंग का जो हीट एक्सप्रेशन है उसमें नेगेटिव साइन और जोड़ देंगे और इसको एज इट इज लिख देंगे। तो माइनस T0 डेल्टा S सराउंडिंग माइनस U2 माइनस U1।
लेकिन एक और चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी जीरो। अगर ये जीरो होता है डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग, तो हम कह सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो हम यहाँ पर सराउंडिंग की जगह अगर सिस्टम लिखें तो ये माइनस और लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन हमारा बनेगा इक्वल टू प्लस टी नॉट डेल्टा एस सिस्टम माइनस यू टू माइनस यू वन। तो डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू जो हो जाएगी, अब इसको ओपन करेंगे तो u1 माइनस यू टू माइनस टी नॉट s1 माइनस s2। ये किसी क्लोज सिस्टम के लिए एक आइडियल प्रोसेस यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के टाइम पर होने वाला यूजफुल वर्क इस तरीके से हम निकालेंगे। अब मैक्सिमम यूजफुल वर्क अगर हम निकालना चाहें तो वो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। W यूजफुल वर्क, क्योंकि मैक्सिमम यूजफुल वर्क जब रियल में हम एंटर काउंट करते हैं तो वो रिवर्सिबल वर्क में से कुछ न कुछ वर्क माइनस होगा, जो कि उस सिस्टम को फैलने में या उसके एक्सपांशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो W यूजफुल वर्क विल बी इक्वल टू W मैक्सिमम माइनस P नॉट, जो उसका प्रेशर है V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2 माइनस T नॉट S1 माइनस S2 माइनस P नॉट V2 माइनस V1। अगर यही अवेलेबिलिटी एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क एंड मैक्सिमम यूजफुल वर्क यानी अवेलेबिलिटी को अगर हम ओपन सिस्टम के लिए करें, तब हमारा एक्सप्रेशन किस तरीके से होगा। अगेन हम देख सकते हैं ओपन सिस्टम के लिए हम एंथैल्पी का उसमें यूज करते हैं, तो इसके लिए एक्सप्रेशन डेल्टा एच इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल क्यू हो जाएगा। और इस तरीके से हम देख सकते हैं इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, डेल्टा एच की वैल्यू जो लिखेंगे एच टू माइनस एच वन माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। अब ये हीट सिस्टम द्वारा दी गई है, तो सिस्टम सराउंडिंग द्वारा ली गई जो हीट होगी वो टी नॉट डेल्टा एस सराउंडिंग हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसी को आगे लिखेंगे एच टू माइनस एच वन माइनस टी नॉट डेल्टा एस सिस्टम। अब सराउंड डेल्टा एस सिस्टम यानी एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग की जगह अगर हम एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम लिखेंगे तो एक माइनस हो आएगा, यहाँ पर दोबारा से माइनस हो जाएगा। एक्सप्रेशन फर्दर बनेगा एच टू माइनस एच वन माइनस टी नॉट एच टू माइनस एस वन फॉर सिस्टम। तो डब्ल्यू मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी, अब इसको ओपन करेंगे क्योंकि ये माइनस है, डेल्टा डब्ल्यू ये माइनस की टर्म है, अब इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये एच वन माइनस एच टू माइनस टी नॉट एस वन माइनस एस टू, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। अब मैक्सिमम यूजफुल वर्क अगर हम करेंगे तो इस बार हमें, क्योंकि ओपन सिस्टम में प्रेशर चेंज होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम सेम रहता है, तो यूजफुल वर्क इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस वी नॉट पी टू माइनस पी वन इक्वल टू एच टू माइनस एच वन माइनस टी नॉट एस वन माइनस एस टू। और यहाँ पर अगेन माइनस जो आ जाएगा पी नॉट, सॉरी वी नॉट पी टू माइनस पी वन। और इसे तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
तो इस तरीके से ये अवेलेबल एनर्जी अनअवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट हम यूज करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।